सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उर्बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक पर मुज़ाकरात के बाद टैरिफ में कमी कर दी है, तो वहीं पर अमेरिकी सदर के दोस्त समझे जाने वाली मोदी सरकार पर भी सदर ट्रंप की जानिब से 25% का टैरिफ लगाया गया और अब बात इससे कहीं आगे जा चुकी है। अमेरिकी सदर ने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। अमेरिकी सदर का जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि भारत में अपोजिशन लीडर ने भी भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी खामोशी बरकरार रखी थी। रूस से तेल खरीदने पर हालिया बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आयद टैरिफ को मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उनका यह कहना है कि भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि उसे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। तो अब अगले 24 घंटे में मजीद टैरिफ भारत पर लग सकता है, क्योंकि 25% टैरिफ पहले भारत पर आयद किया जा चुका है और सदर ट्रंप के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बारे में वो बड़ा वाज़ेह हैं। भारत के बारे में पिछले कुछ दिनों से वो बड़ा वाज़ेह इस बात का ऐलान कर रहे हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें जो इश्यूज़ हैं वो भारत के रूस से तेल की ख़रीदारी पर हैं। और रूस और यूक्रेन की जो जंग जारी है, डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि भारत रूस से तेल खरीद कर उस जंग में एक ईंधन का सामान इस वक्त रशिया को प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही साथ भारत से आगे बढ़कर उन्होंने यूरोपीय यूनियन से मुताल्लिक भी अब ये गुफ्तगू की है और ये कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने भी अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की तो उन पर भी मजीद टैरिफ का इतलाक हो सकता है, उन पर भी मजीद टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले भी सदर ट्रंप ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि रूस के साथ जो लोग भी डील्स करेंगे, उनका तेल जो भी खरीदेंगे तो उन पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। तो अब देखना यह कि 25% से बढ़ाकर इस टैरिफ को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहां पर लेकर जाते हैं। अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है और जब ये टैरिफ बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो कि एक अच्छी ट्रेड डील में कामयाब रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, चूँकि पाकिस्तान और भारत का फ़र्क अभी ट्रेड टैरिफ में 6% का है और अब ये मज़ीद बढ़ सकता है। लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम जो कि पाकिस्तान के बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं अमेरिकन मार्केट में, फिर ये फ़र्क उनके लिए भी बढ़ेगा। तो पाकिस्तान इसको बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज़ और कैपिटलाइज़ कर सकता है और जो पाकिस्तान में इस वक्त इंटरेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का तेल के ज़खायर दरियाफ्त करने में, वो इन्वेस्टमेंट कैसे पाकिस्तान आ सकती है और उससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में क्या फ़वाइद हो सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये टैरिफ पाकिस्तान का तो तय हो चुका है, बहुत सारे और ममालिक का भी तय हो चुका है, भारत का भी मजीद तय होना है। अगले 24 घंटे में अगर इसको 5, 10 या 15% बढ़ा दिया जाता है तो ये कितनी हौसला अफजा सूरत हाल पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लिए हो सकती है? जी, इसको ये देखना पड़ेगा कि ये कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि जो अमेरिकी सदर हैं वो अपनी बड़ी पावरफुल ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट को एज ए टूल यूज कर रहे हैं कि अगर आपने मेरी मार्केट में चीजें बेचनी है तो मेरी टर्म्स के ऊपर बिकेंगी। और जो टैरिफ है दैट इज एन एडिशनल टैक्स टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो आपकी एक्सपोर्ट्स पर टैक्स लगता है जो हम अमेरिका भेजते हैं। अब 19% जो हमारे ऊपर है और 26% हिंदुस्तान के ऊपर है। बाकी ममालिक में भी जो साउथ एशिया के हैं उनमें हमसे ज़्यादा है। हमारे लिए अब की चीज़ ये है कि हम अपनी कंपेटिटिवनेस को कितनी जल्दी उसकी पॉलिसी बनाते हैं कि कौन से HS कोड्स, कौन सी चीज़ें हैं जो 19% टैरिफ प्लस इंटरनल टैक्सेस मिलाकर भी हम कंपेटिटिव हैं। क्योंकि वो ज़माना चला गया जब GSP प्लस की तरह हमें मार्केट एक्सेस मिलती थी। तो एक तो हमें ये देखना है कि हमारे कंपेटिटर से जहां हमें ये 5-6% की छूट है वहां कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने प्रमोट करना है। दूसरी एक इसके अंदर अहम चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो सिस्टम है ग्लोबल ट्रेड का उसको टोटली डिसरिगार्ड कर दिया, जिसको हम WTO कहते हैं। अब अगर इन रिटर्न वो पाकिस्तान से, अभी मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता कि हमने कितनी चीजों के ऊपर जीरो टैरिफ अमेरिका को ऑफर किया है, बट पाकिस्तान यूनिलैटरली एक मुल्क को नहीं ऑफर कर सकता बीइंग ए सिग्नेटरी ऑफ WTO। हमें ये सबके लिए खोलना पड़ेगा। सो आई थिंक अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो बहुत कमजोर है। हुकूमत को स्पेस क्रिएट करनी चाहिए कि वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स इस वक्त अगर मोमेंट है तो उसको सीज कैसे करना है, अपना रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है। हमारा ट्रेड जो ओवरऑल अमेरिका के साथ बहुत कम है, 7-7.5
बिलियन डॉलर का है एज कंपेयर टू वियतनाम और इंडिया एंड अदर्स। लेकिन इसको हमने डबल कैसे करना है? अभी बैलेंस हमारे हक में है, कल को किसके हक में जाएगा? इसके लिए मेरी वरी ये है कि द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में लिमिटेड है, हमें चाहिए कि जो इसके ट्रेड इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं उनकी जल्दी से जल्दी राय लेके कुछ विनर प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बेचना शुरू करें। तो हारून साहब, ये जो 5-6% का इस वक्त हमें एज मिला है, और अगर ये एज बढ़कर 7-8% का भी हो जाता है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का हमारी लोकल इंडस्ट्री में, लोकल मार्केट में इशू है, तो वो कितना ये हार्मफुल हो सकता है इस पूरी सिचुएशन में? कितना मुतासिर कर सकता है पाकिस्तान की ट्रेड को या एक्सपोर्ट्स को? क्योंकि इस 5-6-7-8% के एज के साथ भी दीगर ममालिक में चूँकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा कम है, वहाँ पर चूँकि एनर्जी प्राइसेस बड़ी अंडर कंट्रोल हैं, तो वो इसके साथ भी कम्पीट कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड एक माह के अंदर अंदर काम करने की जरूरत है कि विद इन आवर ग्राउंड रियलिटीज हमारी कौन सी ऐसी टेक्सटाइल की या लाइट इंजीनियरिंग की कैसी प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं डिस्पाइट द 19% टैरिफ, डिस्पाइट हाई एनर्जी कॉस्ट। देखिए, हमारे पास लेबर कॉस्ट का एडवांटेज अभी भी हिंदुस्तान और वियतनाम से बहुत ज्यादा है, तो वो ऑफसेट करता है इन चीजों को। लेकिन हमें देखना यह है कि क्या बिकेगा, और उसके पीछे फिर पूरी मशीनरी को अपना वजन डालना चाहिए ताकि कोई 8-10 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए। दूसरा ये है कि अमेरिका एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहा है, ये जो वो रूस की थ्रेट दे रहा है इंडिया को कि भाई तुम चीजें मेरे से खरीदो, रशिया से नहीं खरीदो। अब सवाल ये, इंडिया ने बाय द वे आज एक उसकी रिबटल दिया है उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने। उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं से सस्ती चीज मिलती है तो या तो उसकी प्राइस को आप मैच कीजिए, अगर नहीं कर रहे तो खाली हम अपनी चीजें आपके मुल्क में बेच रहे हैं, आप हमें रोकिए नहीं। लेकिन अब ये क्या शेप लेता है फ्यूचर में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो उसका सियासी आर्गुमेंट दे रहे हैं कि रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, इंडिया हमारे पास चीजें बेचता है, हमारी खरीदता नहीं है, तीसरे मुल्क से ले रहा है। तो ये एक बड़ा कंटिन्यूस प्रेशर टैक्टिक्स वो यूज कर रहे हैं। लेट्स सी कि इसका इक्विलिब्रियम कहाँ आता है। लेकिन डेफिनेटली जो इंडिया का ख्याल था कि वो मोस्ट फेवर्ड पार्टनर है इस वक्त अमेरिका का, वो मिथ ब्रेक हो चुकी है। और हम सब ये जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का इंटरेस्ट इस वक्त पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स में है, ये एक्सप्लोर्ड रिजर्व्स हैं या अभी इनको दरियाफ्त होना है, अभी डिस्कवर इनको होना है? और इसमें कितनी एफडीआई आ सकती है? ये जब ऑन ग्राउंड ये चीज़ें शुरू होंगी तो ये पाकिस्तान को कितना फ़ायदा दे सकती हैं? देखिए, इसके दो स्टेजेस हैं। पहली बात है कि शॉर्ट टर्म में ये एक्सप्लोर्ड रिजर्व्स नहीं है, ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स है कि पाकिस्तान के पास शेल गैस भी है, ऑयल भी है, ऑफशोर और चीजें। इसकी जो मैंने एक्सपर्ट से पूछा, अभी मैं सऊदी अरब लास्ट वीक में था तो ऑयल के एक्सपर्ट से बात की, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 5 साल का अरसा लगता है प्रॉपर ड्रिलिंग करके, रिस्क कैपिटल लगा के। अगर कोई अमेरिकन कंपनी भी आ जाती है बड़ी, तो वो 4 से 5 साल में बताएंगे कि ऑयल है, नहीं है या कितना है, गैस है, नहीं है या कितनी है। तो ये अभी कोई 2-4 दिन में नहीं होने लगा। और वो इन्वेस्टमेंट फिर अगर उनको रिजर्व्स मिल जाते हैं, देन बेसिकली आप फिर उसको प्रोसेस करने का, रिफाइन करने का, डिस्ट्रीब्यूशन का लगाते हैं, जिसमें वहां इन्वेस्टमेंट आती है। पहली जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम रिस्क कैपिटल कहते हैं, कि आप पैसा लगाते हैं जस्ट टू ड्रिल एंड एक्सप्लोर के ऑयल है भी या नहीं। तो इसका इमीडिएट पाकिस्तान को गेन नहीं है। इसका गेन ये है कि एक ग्लोबल सिग्नल बड़ा पॉजिटिव है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि पाकिस्तान को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की निगाह से देखता था, वो पाकिस्तान को एज ए मार्केट देख रहा है और उनके साथ कारोबार करना चाहता है। और हाँ साहब, इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, तो जाहिर है इस पर भी कुछ सवालात पैदा होते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो जब ये इसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे उस वक्त तक उनकी टर्म भी पूरी हो चुकी होगी। उनकी भी पूरी हो जाएगी और पता नहीं हमारी कितनी हुकूमतें आगे पीछे होंगी। तो दैट इज वो पॉलिटिकल जो फ्लूइड नेचर है उसका रिजल्ट बाद में आएगा। हाँ, अभी ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आपको कोई अभी ट्रेड की डील देते, एक्सेस देते या कुछ देते जहां हम बेच सकते, मुझे अभी ये नहीं पता क्योंकि ट्रेड डील की डिटेल्स नहीं आई कि पाकिस्तान ने उनको और क्या ऑफर किया है ना। वी मस्ट हैव ऑफर्ड समथिंग, इट्स अ 2-वे डील। वो जरा आ जाए तो उस पर मजीद तबसरा हो सकता है। लेकिन एक सेंटिमेंट जरूर है
कि अब साउथ एशिया को लोग सिर्फ इंडिया की निगाह से नहीं देख रहे। अब पाकिस्तान मैप पे आ गया। अब हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी तैयारी करके जो हमारे ऐसे अभी भी आइटम्स हैं जो विनर हो सकते हैं, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ा पाए। सही। अच्छा, आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऑयल प्राइसेस से मुतालिक एक बात की कि ये 150% या 250% अगले एक साल में इनमें भी एक रेज आ सकता है। तो इससे अगर इनकी ये प्रेडिक्शन है या ये फोरकास्ट अगर वो कर रहे हैं और ये वाकई दुरुस्त भी साबित हो जाती है तो ग्लोबल इकॉनमी कितना मुतासर हो सकती है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक जो अभी बहुत आहिस्तगी के साथ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो तो स्पेकुलेशन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसकी वजूहात उनके जहन में ये है कि अगर मिडिल ईस्ट का क्राइसिस खत्म हो जाए इजराइल के साथ, यूक्रेन की जंग बंद हो जाए, आई डोंट रूल आउट कि कल को ईरान के साथ भी कोई डील ऑफर में टेबल पे आ जाए। ईरानी सदर का पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान के वजीर खारजा का अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करना, कुछ पर्दे के पीछे अगर हो रहा है तो खुश आइन बात है। इन चीज़ों की वजह से फिर अगर इकॉनमीज चलना शुरू होती हैं तो तेल की कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सब स्पेकुलेशन है, बिकॉज प्रिडिक्टिंग के अगले 2 साल में क्या होगा कोई कह नहीं सकता। और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो तो मेड इन अमेरिका चीज़ बनाना चाहते हैं। आई डोंट थिंक ही इज़ इन द मूड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज। वो इस मूड में है कि सस्ते मिनरल, सस्ते रिसोर्सेज, डील्स कहाँ पकड़ी जा सकती हैं। मुझे नहीं अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कहीं भी जाती दिखती, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आप अमेरिका के अंदर बनाइए, यू नो, और चाहे आपका कंपैरेटिव एडवांटेज हो ना हो, मैं आपको टैरिफ से प्रोटेक्ट करूंगा। सो ये एक बड़ा डिफरेंट फ्रेमवर्क है जिसको समझने के लिए हमें वर्ल्ड क्लास ब्रेन्स चाहिए ASAP, जो हमें एडवाइज कर सकें। मुझे डर ये है कि जो ओल्ड स्कूल हमारी ब्यूरोक्रेसी चल रही है, उनकी इस्तात नहीं है इसको मटेरियलाइज करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शरीफ साहब, साबिक वजीर सरमाकारी, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में बिजली की दस्तयाबी एक पेचीदा मसला है। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 42,000 मेगावाट है, लेकिन गर्मियों में तलब 26 से 27,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज से बिजली की पैदावार बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं और हुकूमत ने 2025 तक 25% और 2030 तक 30% बिजली रीन्यूएबल रिसोर्सेज से हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया है। जबकि पावर डिवीजन ने यह पेशगोई की है कि गुज़िश्ता 3 सालों में बिजली की कीमत में 50% इजाफा। ये जाहिर करता है कि आने वाले 8 सालों के बाद यानी तकरीबन 2034 तक बिजली की कीमत में मजीद 25% तक इजाफा हो जाएगा। 2034 तक बिजली का एवरेज टैरिफ 29 रुपये 70 पैसे तक पहुंच सकता है, जो फिलहाल 24 रुपये फी यूनिट से 5 रुपये 70 पैसे जायद होगा। 2022 में बिजली की एवरेज कीमत 16 रुपये 77 पैसे फी यूनिट थी। 2025 में तकरीबन 50% बढ़ने के बाद अब 24 रुपये 88 पैसे फी यूनिट तक आ गई है। सालाना कैपेसिटी चार्जेस में तकरीबन 115% का इजाफा हुआ, जो 971 अरब रुपए से बढ़कर तकरीबन 2 खरब 10 अरब रुपए हो गए हैं। जबकि तवानाई की अदायगियाँ 11% कम होकर 1 खरब 43 अरब रुपए से 1 खरब 27 अरब रुपए हुई हैं। 2023 से 2025 के दौरान डॉलर के हिसाब से औसत बेस टैरिफ तकरीबन तब्दील नहीं हुआ, लेकिन रुपए की कदर में कमी के बाइस बेस रेट 25 रुपये 44 पैसे बढ़कर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट हो गया है और कैपेसिटी चार्जेस 11 रुपये 66% बढ़कर 18 रुपये 4 पैसे फी यूनिट हो गए हैं। ईंधन की कीमतें निस्बतन मुस्तहकम रही हैं क्योंकि कम लागत वाली मकामी पैदावार की सलाहियतें सिस्टम में शामिल हुई। अब 2034 में कैपेसिटी चार्जेस 65% इजाफे के बाद 3 खरब 14 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। 2022 में सनती बिजली की खपत 34 अरब यूनिट थी, जो 2024 में कम होकर 28 अरब यूनिट्स रह गई है, जिसकी बड़ी वजह कीमतों में इजाफा और इंडस्ट्रीज की ऑफ ग्रिड जनरेशन की तरफ मुंतकली है। 2013 में 18.9% नुकसानात के मुकाबले में 2024 में 18.3% ही नुकसानात को कम किया जा सका है। लेकिन पावर डिवीजन के मुताबिक 2034 तक बिजली की कीमतों में इजाफा पिछले सालों के निस्बत सुस्त रफ्तारी से होगा, जो 25 से 30% तक होगा। अगर पिछले 10 सालों से मुकाबला किया जाए तो बिजली की कीमत तकरीबन 260% तक बढ़ चुकी है। पावर डिवीजन के मुताबिक 2034 तक बिजली की पैदावार में क्लीन एनर्जी का हिस्सा 66% तक पहुंचने का इम्कान है, जो 2024 में 46% से जायद रहा है। अब अगर ये प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित
तो बिजली की कीमत बढ़ने की जो रफ्तार है इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब पहले ही हम देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों में बिजली की कीमत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। अब अगर इसी तरह से ऑफ ग्रिड होने का सिलसिला जारी रहा तो जो पावर डिवीजन की पेशगोई है ये आपको दुरुस्त होती नजर आ रही है अगले 6-8 साल में? जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पावर डिवीजन की पेशन गोई जो है वो ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। क्योंकि हमने बड़े लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं पावर प्लांट्स के साथ, खास तौर पे आपके जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स हैं उनके साथ, तो ये एग्रीमेंट्स जो हैं 2050-2055 तक के हैं। तो चूंकि ये डॉलर के साथ भी इंडेक्स हैं, जैसे आपने अपनी इब्तिदाइया में बताया, तो अगर कोई एक एक्सटर्नल प्रेशर आता है, डॉलर की रेट बढ़ता है या इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ये चार्जेस जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरी साइड पे चूंकि ये फिक्स चार्जेस हैं और अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम होती है तो पर कैपिटा टर्म्स में भी ये इंक्रीज हो जाएंगे। तो दोनों साइडों से आपको कैपेसिटी का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कैपेसिटी यूटिलाइज करना। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से पाकिस्तान में अभी टैरिफ रेजीम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इतना ज्यादा है, मुझे नहीं लगता आइंदा कुछ सालों में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज हो सकेगी, ये शायद डिक्रीज ही होती जाएगी, जिसकी वजह से वो लोग जो ग्रिड पे हैं उनके लिए जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी चार्जेस वो पर कैपिटा टर्म्स में बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से आपका टैरिफ जो है वो भी बढ़ता जाएगा। अभी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उसमें 60 to 70% आपके कैपेसिटी चार्जेस हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपका जो थर्कोल का रिसोर्स है, एक तो वो इंडिजिनस रिसोर्स है, लेकिन आपने चूंकि उसको डेट बेस्ड फाइनेंसिंग से बनाया तो उसके कैपेसिटी चार्जेस भी डॉलर के साथ लिंक्ड हैं, वो आपके इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक्ड हैं, आपके फॉरेन सीपीआई के साथ लिंक्ड हैं। तो जब ये वाले इंडिकेटर्स खराब होते हैं, बढ़ते हैं, तो वो भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो जब ये वाले पावर प्लांट्स, इंपोर्टेड कोल प्लांट्स और थर्कोल प्लांट्स बने थे, तब आपका कैपेसिटी चार्ज 3 रुपए पर यूनिट था, अब वो इंक्रीज होके 12 से 13 रुपए ऑन एवरेज पर यूनिट हो गया। तो इस चीज को हमें एक तो इकोनॉमिक साइड से देखने की जरूरत है, शायद हमें वो वाले पावर प्लांट्स जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं उनको अर्ली रिटायर करने की जरूरत है। और काफी सारे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स या एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म, या अभी रिसेंटली जो अप्रूव हुआ है कोल टू क्लीन क्रेडिट इनिशिएटिव, उसके तहत अगर इन पावर प्लांट्स को जो कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं उनको अर्ली रिटायर कर दिया जाए या गोल्डन हैंडशेक दे दिया जाए, तो शायद पाकिस्तान का जो कैपेसिटी ट्रैप का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है। और पाकिस्तान इस पैसे को यूज करते हुए ग्रिड लेवल एनर्जी स्टोरेज में, सोडियम आयन बैटरीज में इन्वेस्ट कर सकता है, वो शायद एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। तो खालिद साहब, ये इंडिविजुअल लेवल पर जो लोग ऑफ ग्रिड हो रहे हैं और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो ये जाहिर है कि इस मसले का हल कौमी सतह पर है नहीं, चूँकि फिर जो लोग बाकी ग्रिड पर रह जाते हैं उनके लिए वो मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या नेशनल लेवल पर इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा? ये कितनी लॉन्ग टर्म और कितनी मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर हो सकती है? नहीं, देखें, सोलर जो आपकी नेट मीटरिंग है या सोलर पैनल्स हैं, उसको मैं हमेशा पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन समझता हूँ, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है। शायद पावर डिवीजन को भी इस चीज को समझने की जरूरत है। दो तरह की टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच होनी चाहिए पाकिस्तान में। सनराइज ऑन द रूफटॉप सोलर, लोगों को, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को सोलर पैनल लगाने दें, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी एनॉमली एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान में अगर आप चाइना को, इंडिया को या वर्ल्ड एवरेज को देखें तो रेजिडेंशियल कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की एवरेज से ज्यादा है। तो पाकिस्तान को अपनी रेजिडेंशियल कंजम्पशन का जो शेयर है वो कम करना है, इंडस्ट्री का शेयर बढ़ाना है। तो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को सोलर पैनल्स लगाने दें, बैटरी स्टोरेज लगाने दें, ताकि रेजिडेंशियल का जो खला पैदा हो रहा है कंज्यूमर्स की वजह से डिमांड का, वो आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से पूरा करें और इंडस्ट्री को आप नेशनल ग्रिड पे लेके आएं। और साथ में अगेन मैं वही बात करूंगा कि आप वो वाले पावर प्लांट्स जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है और शायद फ्यूचर में हमें ये भी नहीं लग रहा कि वो शायद यूटिलाइज हो सके, खासतौर पे आपका जो साहिवाल कोल प्लांट है या आपका चाइना हब पावर प्लांट है या आपके दीगर जो आपके फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, आरएफओ बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, उनको अर्ली रिटायर करें। एक विन विन सिचुएशन आपकी कोल टू क्लीन क्रेडिट इनिशिएटिव में है। अगर आप प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स देखें तो अगर आप साहिवाल कोल प्लांट को अर्ली रिटायर करते हैं तो $1.2 बिलियन ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स जनरेट हो सकते हैं कार्बन क्रेडिट्स की मद में। तो इस तरह की अप्रोचेस इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ पावर डिवीजन लेके आता है तो शायद हम अपने इस रिसोर्स को, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन नेट मीटरिंग का रिसोर्स है, इसको आप कौम के फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। और शायद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज
जो जितना आप नेट मीटरिंग के थ्रू क्लीन एनर्जी खरीद रही हैं उसके भी कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करके अपने रेवेन्यूज को बढ़ा सकते हैं। और खालिद साहब, इस पूरे सेक्टर के जो असल इश्यूज़ हैं, जो लाइन लॉसेज हैं जो नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं, जो रिकवरीज हैं उनमें भी कोई ख़ास एफिशिएंट परफॉर्मेंस नहीं है, इन सब के बावजूद जो सर्कुलर डेट है इसको अभी इसमें खातिर ख्वाह कमी ये लेकर आई है गवर्नमेंट और इंतज़ामिया, तो ये कैसे मुमकिन हो सका है? ये बिजली की बढ़ती हुई कॉस्ट की वजह से मुमकिन हो सका है या इसके पीछे कोई और अवामिल है? नहीं, देखिए, एक चीज का क्रेडिट हुकूमत को देना होगा पावर डिवीजन को कि उन्होंने लॉसेस को कम किया, बेशक वो परसेंटेज टर्म्स में या एब्सोल्यूट टर्म्स में, लेकिन लॉसेस पे जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी कॉर्पोरेटाइजेशन पे, उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे, उनकी जो रिकवरी रेशियो है वो बढ़ाने में जो पावर डिवीजन है उन्होंने काफी काम किया है। दूसरी साइड पे जो आपका सर्कुलर डेट है उसको, चूंकि आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है, तो हुकूमत ने ट्रांसफॉर्मेशन की है फ्रॉम वन मोड ऑफ फाइनेंसिंग टू अनदर मोड ऑफ फाइनेंसिंग। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से, कमर्शियल बैंक से कर्जा लेके उस कर्जे के थ्रू जो है वो सर्कुलर डेट को वापस करने की जो है वो बात की है। उसकी वजह से होगा ये कि आपको जो एक्सपेंसिव पुराना सर्कुलर डेट था वो नहीं अब देना पड़ा होगा, लेकिन अब जो आपका एफसी सरचार्ज लगता होता था या पीएचएल लगता होता था आपके बिल में, वो अब 6 साल से 7 साल के दौरानिये का हो जाएगा। पहले शायद वो कम दौरानिये का, लेकिन अभी प्लानिंग ये होनी चाहिए, हुकूमत जो प्लानिंग कर रही है सर्कुलर डेट को लेके वो स्टॉक को लेके कर रही है कि जितना पहला जमा हुआ था उसको किसी तरीके से रीपे किया जाए। जो फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट है, जो फ्लो ऑफ इनएफिशिएंसीज है, शायद उसको रोकने की तरफ जो है ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो आपका पाइलिंग अप है सर्कुलर डेट का वो कम हो सके। और उसका एक ही तरीका है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कॉर्पोरेटाइज करें, प्राइवेटाइज करें, उनमें कंपटीशन लेके आए, एफिशिएंसी बेस्ड उनकी सर्विस हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस पे वो फोकस करें, तब जाके आपकी इनएफिशिएंसीज जो है वो रुक सकती हैं और आपका रिकवरी रेशियो बढ़ सकता है। और खालिद साहब, सर्कुलर डेट को अगर इसी तरह से अंडर कंट्रोल रखने की हुकूमत की कोशिश कामयाब रही तो क्या जो कीमत इस वक्त है बिजली की बढ़ती हुई उसको भी अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है फिर? जी बिल्कुल, देखें, सर्कुलर डेट डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं करता आपके टैरिफ को, उसको सब्सिडीज देती है हुकूमत और वो फिर क्रॉस सब्सिडाइजेशन के थ्रू जो है वो एफसी सरचार्ज या पीएचएल सरचार्ज के तौर पे बिल में आ रहा होता है। लेकिन अगर हम सर्कुलर डेट को लेके आ सकते हैं एक अच्छे सस्टेनेबल लेवल पे लेके आ सकते हैं, तो उससे जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है पावर सेक्टर की वो अच्छी होगी, उससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। खासतौर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन करनी है उसके लिए आपको एक बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और आपको अच्छी बिड्स मिल सकेंगी। तो सर्कुलर डेट जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के पावर सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ के साथ है। जितना अच्छा ये मैनेज होगा उतना अच्छा आपका पावर सेक्टर मैनेज होगा। लेकिन अगेन इसका जो ताल्लुक है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एफिशिएंसी के साथ है। जितना एफिशिएंसी पे इन्वेस्ट करेंगे, जितना ट्रांसमिशन साइड के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कंट्रोल करने पे इन्वेस्ट करेंगे, शायद वो उतना अच्छे तरीके से मैनेज हो सके। और खालिद साहब, जो प्राइवेटाइजेशन का इस वक्त प्रोसेस है डिस्कोस की, वो अगर तेज़ होगा और इस साल के आखिर तक जो प्लान है 3 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने का, अगर वो विद इन टाइम हो जाता है तो उससे कितनी स्ट्रीमलाइन ये सेक्टर हो सकता है और चीज़ें कितनी बेहतर हो सकती हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो एज सच इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हुकूमत इन पैरेलल मार्केट को लिबरलाइज करती है, टैरिफ रिफॉर्म्स करती है, आप कंपैटिटिव टैरिफ देते हैं और सर्विस एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सर्विस एरिया में आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लेके आते हैं जो कि आपस में कम्पीट करके क्वालिटी ऑफ सर्विस को बेहतर बना रहे हो, तो शायद तब जाके आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ठीक हो सकता है और आपका जो टैरिफ है उसको आप कम कर सकते हैं और कंज्यूमर्स को फायदा दे सकते हैं। वगरना ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मोनोपोली का प्राइवेट मोनोपोली में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो कि शायद हुकूमत के लिए एक इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो नेशनल यूनिफॉर्म टैरिफ है वो कंपटीशन को फरोग नहीं देता, वो एफिशिएंसी को फरोग नहीं देता, वो सब्सिडी के कल्चर को फरोग देता है। तो जब तक पैरेलल में रिफॉर्म्स नहीं चलेंगे, जो कि शायद इन पाइपलाइन भी हैं, तब तक आपकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो कोई मीनिंगफुल नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। साल के आगाज में हुकूमत ने इक्तिसादी तरक्की के लिए गेम चेंजर मंसूबा उड़ान पाकिस्तान शुरू किया था, जिसके बुनियादी 5 E's में एक्सपोर्ट्स को सालाना $60 अरब तक ले जाना और 5 सालों में $100 अरब सालाना तक पहुंचाना शामिल था। हुकूमत ने IT, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में एक्सपोर्ट्स के फ़रोग के लिए खुसूसी मनसूबे शुरू किए। जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, पानी की दस्तियाबी और ज़रई रिसर्च के लिए खुसूसी फंड मुख्तस किए गए। नए सनती जोन और खुसूसी इक्तिसादी जोन का ऐलान किया गया ताकि एक्सपोर्ट में इजाफा और रोज़गार के मौके बढ़ाए जा सकें। IT और फ्रीलांसिंग के शोबे को फ़रोग देने के लिए खुसूसी मराकज़ भी कायम किए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत भी दी जा सके। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का हर शोबा, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, चाहे IT हो या कोई और शोबा हो, सभी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। अब एक्सपोर्ट्स में इजाफा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक ज़ाहिर एनर्जी को सस्ते दामों और मुसलसल फराहमी इसकी यकीनी नहीं बनाई जाती। मुल्की मसाइल और आलमी तजारती चैलेंजेस तो मौजूद हैं और 2025 में हमने देखा कि इसी साल जब ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स सिर्फ $31.75 बिलियन तक ही पहुंच सकी हैं। पाकिस्तान की इन एक्सपोर्ट्स में सिर्फ $1 बिलियन का इजाफा पिछले साल की निस्बत देखा गया, जो 2024 में $30.76 बिलियन की हुई थी। अब ये जो सिर्फ $1 अरब का इजाफा है, इसमें कोई खातिर ख्वाह हमें फिगर बढ़ता हुआ क्यों दिखाई नहीं दिया, जबकि उड़ान पाकिस्तान प्लान को लॉन्च हुए भी अब 7-8 माह हो चुके हैं। और अगर अभी ये फ़र्क नज़र नहीं आया तो आने वाले कितने दिनों में या कितने महीनों में ये वाज़ेह एक्सपोर्ट्स में नज़र आना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी पिछले साल के फिगर्स जो हमारे सामने आए हैं, 2024 के मुकाबले में 2025 में सिर्फ $1 अरब का इजाफा हम अपनी एक्सपोर्ट्स में कर सकें, तो अगले 5 साल में कैसे हम इस एक्सपोर्ट को डबल कर सकेंगे, साथ साथ $8 अरब किस तरह से हम बढ़ा सकेंगे सालाना? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक बहुत हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर है हर चीज़ का, और उसका मेन जो फैक्टर है नंबर 1 वो हमारी बिजली का निज़ाम है और एनर्जी सेक्टर है, जो कि बहुत ही इनएफिशिएंट है और बहुत महंगा है और उसके बेशुमार मसाइल हैं। ओरिजिनल IPP कॉन्ट्रैक्ट से लेके बिजली की चोरी और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत का टोटल कंट्रोल है बिजली के कम अज़ कम बिजली और बाकी एनर्जी के सेक्टर्स पे, और ये पाकिस्तान को मोस्ट इनएफिशिएंट कर देता है एज एन इनपुट। दूसरा जो फैक्टर अब बढ़ चला जा रहा है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, जो कि नई इन्वेस्टमेंट को रोकने में बहुत ज़्यादा रुकावटें डालती है। और पाकिस्तान में एक NOC कल्चर चल रहा है जिसके तहत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल है। इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत ख़राब है, और अगर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो आपको बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, आपको नई मशीनें लाने की ज़रूरत है, नई कैपेसिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, इनोवेशन करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए साजगार माहौल नहीं है पाकिस्तान। और बाकी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खासी इश्यूज हैं, और जो आपके बायर्स होते हैं वो एक बड़ी सेफ सिक्योर किस्म की सोर्स चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि वो ऑर्डर्स वगैरह प्लेस करें और वो ऑर्डर्स वक्त पे मुकम्मल ना हो सकें या वक्त पे वो पहुंच ना सकें। तो आई थिंक कि ये हम जब तक ये चीज़ों को सही तरीके से हल नहीं करते, जब तक बिजली के निज़ाम को एक बड़ा कम्पेटिटिव बिजली का निज़ाम नहीं बनाते, और जब तक हम ब्यूरोक्रेसी को हर्डल्स क्रिएट करने से नहीं रोकते, उस वक्त तक आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करें। तो आई थिंक कि ये हमें
मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और बिजनेस एज यूजुअल करने से ये काम नहीं चलेगा। तो समझ साहब, ये जो साजगार माहौल हमें प्रोवाइड करना है बिज़नेस कम्युनिटी को, ये इसमें मुश्किल क्या है, इसमें रुकावट क्या है, ये कर हम क्यों नहीं पा रहे हैं? चूँकि जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसी अगर नहीं होगी तो उन टारगेट्स को हम कैसे मीट करेंगे? और वो टारगेट्स ज़ाहिर है कि हमारी इस वक्त ज़रूरत भी हैं। पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स को अगले चंद सालों में डबल करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो मुख्तलिफ खसारे हैं वो कम हो सके, जो इकनॉमी की इस वक्त कमज़ोरी है वो ज़रा स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो सके। देखिए, मसला ये है कि हमारे हुकूमती अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और उन अखराजात को पूरा करने के लिए हमने एक टैक्स का निज़ाम ऐसा बना दिया है जो बहुत जबरी निज़ाम है, और उस निज़ाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर भी कर रहे हैं, कानून दे रहे हैं, वो लोगों को अरेस्ट भी कर सकता है, वो बिज़नेस कम्युनिटी में खौफ भी पैदा कर रहा है। और हमने देखा है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो उसने बड़े हाई लेवल पे जाके मीटिंग्स भी की हैं इसके बारे में, लेकिन उनको कोई खातर खा वापसी नहीं हुई उन ड्रैकोनियन किस्म के रेगुलेशंस की और ड्रैकोनियन कानून की। तो एक तो वो जब तक आप नहीं करेंगे तो खुल के कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये हमें हकीकत जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत दफ़ा पहले भी हो चुका है और पहले भी सख्ती करने के बाद फिर आपको बहुत नरमी करनी पड़ी। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपको बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको ब्यूरोक्रेसी का रोल इकोनॉमी से ख़त्म करना पड़ेगा, और बहुत सी जो हुकूमत की वुसअत है, 50 डिविजन्स हैं, 50 मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, इनकी फ़ौज को कम करना पड़ेगा, बहुत ड्रामेटिकली कम करना पड़ेगा। और जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, इसको स्लैश करना पड़ेगा ताकि आप प्राइवेट सेक्टर को रिलीफ दे सकें। सो उसको आपको बिजली की रिलीफ भी देनी है, उसको आपने टैक्स की रिलीफ भी कर देनी है, और उसके लिए इकोनॉमी को डीरेगुलेट भी करना है और उनको इंसेंटिवाइज करना है कि वो एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं और इंटरनेशनल कंपटीशन का हिस्सा बने। उसके लिए पाकिस्तान को ग्लोबली competitive होना पड़ेगा। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, एग्रीकल्चर ले लें, टेक्सटाइल्स ले लें, इंडस्ट्री ले लें, हर चीज़ में हम प्रोडक्टिविटी के लिहाज से बहुत पीछे हैं और उसको बेहतर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फोकस टैक्सों पे है उसके बजाय हमारा फोकस इन्वेस्टमेंट पे जब तक नहीं होगा तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं बना सकेगा। सही। तो समझ साहब, इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी एक दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, जैसे माइंस एंड मिनरल्स का हमारा शोबा है जिसमें बहुत सारे ममालिक की इस वक्त दिलचस्पी भी है, बड़ी मईशतें उसमें दिलचस्पी का इज़हार कर रही हैं। हम आईटी के शोबे को लेकर इस वक्त बहुत होपफुल हैं, बड़े पुरुमीद हैं कि ये हमारे मुस्तकबिल को तब्दील कर देगा। तो ये जो एक दो शोबों पर फोकस कर लेते हैं और फिर उन्हीं से पूरी इकॉनमी को चेंज करने की उम्मीद लगाते हैं, तो इनसे हटकर थोड़ा सा दीगर शोबों पर भी, दीगर सेक्टर्स पर भी इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत होगी। देखिए, सबसे पहले बात है कि ये जो मिनरल्स का फोकस है इसके ऊपर खासी पब्लिसिटी तो हुई है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में एक किस्म का पाकिस्तान एडवर्टाइज हो रहा है मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसको कन्वर्ट करना है इन्वेस्टमेंट में। जब तक मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी उस वक्त तक हमें उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल सकता। सो सबसे पहला फोकस तो ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कोई नई इन्वेस्टमेंट, जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेल में वो इन्वेस्ट करेंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी और कब वो आते हैं। तो वो तो अपनी जगह पे है, मिनरल्स ऐसी चीज़ है अगर वो यहाँ पे हैं और उनकी
आप ऑक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा शगुन होगा उसका। लेकिन जहाँ तक आईटी की बात आपने की है, आईटी के ऊपर भी अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हमारी इंटरनेट रिलायबिलिटी और बैंडविड्थ और हमारी जो एक किस्म की अब टैक्सेस का भी उसके ऊपर इशू आ रहा है और रिलायबिलिटी का भी इशू आ रहा है। तो आईटी को भी हमें बहुत प्रमोट करने की ज़रूरत है और उसे बहुत फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, और उसमें भी हुकूमत की इंटरफेरेंस जो है उसको कम से कम करने की ज़रूरत है। तो हमें आईटी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसको स्ट्रेटिजिकली हमें मदद भी करनी चाहिए, फैसिलिटेट भी करना चाहिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट को ओपन अप भी करना चाहिए ताकि जो बड़ी दुनिया की टेक कंपनीज हैं वो भी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, और हमारे अपने जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी पूरी दुनिया में बगैर खतरे के पार्टिसिपेट कर सके। तो आई थिंक कि हर चीज़ में पाकिस्तान में पोटेंशियल है, लेकिन उसमें रुकावटें भी बहुत हैं, हर्डल्स भी बहुत हैं, और उन रुकावटों और हर्डल्स को हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।